स्टूडेंट्स, आज अपन लेसन 2 का आंकड़े संग्रहण करने की विधियाँ पढ़ेंगे कि आंकड़े संग्रहण करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो अभी आप जैसे आंकड़े संग्रहण मतलब मैंने बताया था ना आपको कि हम यदि आंकड़ों को एकत्रित करें, संकलन करें, क्योंकि 5 अवस्थाएं बताई थी। तो पहली अवस्था क्या थी आपकी आंकड़ों का संकलन। तो आंकड़ों के संकलन में सबसे पहली विधि है आपकी व्यक्तिक साक्षात्कार विधि। दूसरी है डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि। ये आप देख रहे हो, पहली व्यक्तिक साक्षात्कार, दूसरी डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि और तीसरी है आपकी टेलीफोन साक्षात्कार विधि। अब आप ये देखो व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई शोधकर्ता आपके पास आता है, कई बार बेल बजती है आपकी डोरबेल और उसमें पूछा जाता है कि मैं आपसे ये बात पूछने हूँ, दैनिक भास्कर से आया हूँ या यहाँ से राजस्थान पत्रिका से आपसे कुछ बातें पूछता है। तो यह विधि तब ये उपयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास जाकर पूछता है और इसमें शोधकर्ता आमने सामने होकर उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछता है और आंसर भी स्वयं लिखकर और फिर चला जाता है। तो आपसे डायरेक्ट उसका संपर्क हो रहा है, वो आपके बारे में सारी जानकारी लेके, आपके परिवार के बारे में जानकारी लेके जाएगा। तो इसे कहते हैं व्यक्तिक साक्षात्कार विधि। इसमें विशेषताएं हैं कि इसमें सबसे बड़ी है सर्वेक्षक और उत्तरदाता। सर्वेक्षक कौन होता है? जो आपके आंकड़ों का संकलन करता है, और उत्तरदाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क होता है। और इस विधि के अंतर्गत सर्वेक्षक एवं साक्षात्कारकर्ता को अवसर मिलता है कि सर्वेक्षक अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बता सके, कि वो आपके पास आएगा और वो बताएगा कि मैं यहाँ पर किस काम के लिए आया हूँ, क्या क्या आपसे पूछताछ कर रहा है, तभी आप उसका क्या दोगे? आंसर दोगे। तो पूछताछ कर सकता है एवं उत्तरदाता को क्या देता है? जवाब देता है। इस विधि की क्या क्या कमियां हैं? देखो, यह विधि सबसे ज़्यादा तो खर्चीली है, क्योंकि वो हर डोर टू डोर जाएगा और आपके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, तो उसका समय भी अधिक खर्च होगा, ठीक है ना। इसमें प्रशिक्षित कर्मचारियों को भी रखना पड़ेगा, यानी साक्षात्कार कैसे होने चाहिए? प्रशिक्षित होने चाहिए, उनको प्रशिक्षण पर भी व्यय हो जाता है। और उसका देने का आपको जैसे कि सैलरी है वो भी देनी है हर व्यक्ति को, और वो एक दिन में 10 या 12 आपके आंसर लेके आएगा, आपके लोगों से मिल पाएगा। तो कहने का मतलब है ये विधि कैसी है? सबसे ज़्यादा खर्चीली है, क्योंकि साक्षात्कार वो ज़्यादा लोगों का नहीं ले पाएगा, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा थोड़ी एक दिन में कर लेगा। तो ऐसे जैसे जनगणना विधि में व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा ही होता है, लेकिन ये विधि कैसी होती है? खर्चीली होती है। तो ये विधि सबसे ज़्यादा कैसी है? खर्चीली है। इसमें समय की अधिक लगता है और इस विधि के अंतर्गत प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता की ज़रूरत होती है। अब दूसरी है, क्योंकि आंकड़ों का संकलन करने की दूसरी विधि कौन सी है? डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। इस विधि में क्या होता है? एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है, उसमें क्वेश्चन वगैरह लिखे जाते हैं। क्वेश्चन इतने बड़े नहीं होते, प्रश्न यानी इतने बड़े नहीं होते, एक एक लाइन के आंसर देने के होते हैं, और इसको डाक के द्वारा भेजा जाता है। और डाक के द्वारा भेजने से मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो ये है कि कम खर्चीली है, बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में इसको भेजा जा सकता है, सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। तो इस विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास किसके द्वारा भेजी जाएगी? डाक द्वारा। और प्रश्नावली के साथ एक पत्र भेजा जाता है, जिसे जांच के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं, क्योंकि हमने ये जो आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं वो किस लिए किए जा रहे हैं, तथा सूचना देने वाले को यह विश्वास भी दिलाया जाता है कि उसके द्वारा भेजी गई सूचनाएं कैसी रखी जाएंगी? गुप्त रखी जाएंगी। और प्रश्नावली प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रश्नावली में क्या लिखते हैं? प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं और उसको डाक के द्वारा ही वापस भेज देते हैं, ठीक है ना। अब आपकी दूसरी विधि जो है वो कौन सी है? तीसरी, मतलब प्रश्नावली विधि का जो है आपके गुण, प्रश्नावली विधि के ही गुण हैं। यह विधि कैसी है? मितव्ययी है, क्योंकि कम खर्चीली है। व्यक्ति के साक्षात्कार में तो क्या थी, बहुत सारे लोगों को रखना पड़ता है, डोर टू डोर जाते हैं और आंकड़े एकत्रित करते हैं, जबकि इस विधि के अंतर्गत क्या होता है? प्रश्नों की एक हमें प्रश्नोत्तरी बनानी पड़ती है, परफॉर्मा तैयार करना पड़ता है और डाक के द्वारा भेज देते हैं। तो ये कम खर्चीली है, समय, धन एवं परिश्रम की बचत होती है। यह विधि मौलिक है, क्योंकि इस विधि द्वारा संकलित आंकड़े मौलिक होते हैं, क्योंकि सूचनाएं किसके द्वारा? स्वयं सूचकों के द्वारा भरी जाती हैं, क्योंकि जो परफॉर्मा को तैयार करता है वो तो भेज देगा, लेकिन उत्तर देने वाला उसमें लिख के भेजेगा, स्वयं लिख के भेजेगा, तो वो सही सूचना होगी। मौलिक का मतलब जो होती है एकदम सही सूचना दे रहा है, वो गलत नहीं दे रहा, जो अपने बारे में बता रहा है वो सही बता रहा है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। अब गुण क्या है? लोचशीलता का अभाव। लोचशीलता का अभाव, लोच का मतलब जैसे कि जितना उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना और घटाना है वो नहीं कर सकते।
क्योंकि यदि आपसे साक्षात्कार यदि डायरेक्ट कर रहा है और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो पूरक प्रश्न पूछकर उसका जवाब प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत यदि किसी को कोई सूचना प्राप्त नहीं होती या समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वह उसके पूरक प्रश्न नहीं होने के कारण वह अपूर्ण सूचना ही देगा। तो इस विधि में लोचशीलता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अपूर्ण सूचना प्राप्त होने पर पूरक प्रश्न पूछे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रश्न तो एक ही बार उसमें पत्र में लिख के भेजे जाएंगे तो दोबारा कहाँ से पूछ लेंगे कि हमें पता कैसे लगेगा कि इसको क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसका वो जवाब दे नहीं पा रहा, इसलिए हमें पूरी सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। और सीमित उपयोग, इस विधि का प्रयोग केवल उसी जगह किया जाता है जहाँ पर लोग कैसे हों, शिक्षित हों। अशिक्षित व्यक्ति द्वारा तो ये सूचना हमें प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वह सूचना लिख ही नहीं सकते, भेज भी नहीं सकते। तो इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ ऐसे क्षेत्र में होता है, सीमित में। और जबकि आपने व्यक्तिगत साक्षात्कार का शिक्षित अशिक्षित सभी जगह उनका प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए उसका क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है। फिर है नेक्स्ट है आपकी विधि टेलीफोन साक्षात्कार विधि। तो टेलीफोन साक्षात्कार के अंतर्गत जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से, कई बार होगा ना हम वहाँ से जगह से बोल रहे हैं तो आप टेलीफोन से उसको सूचनाएं प्राप्त देते हैं। तो टेलीफोन साक्षात्कार के अंतर्गत जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से जांच करता है। यह विधि मितव्ययी है, क्योंकि ज़्यादा आजकल पैसा तो लगता नहीं है, बस क्वेश्चन पूछा और जवाब मिल जाता है। तो समय, परिश्रम, धन की बचत होती है। और यह विधि उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी है जहाँ पर साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता उत्तर देने में क्या करते हैं, झिझकते हैं। सामने देख के कई लोग होते हैं बोल ही नहीं पाते, तो वो अपने फ़ोन पर पूरा जवाब दे देते हैं। लेकिन इसके फिर भी अवगुण भी हैं। इस विधि में मुख्य कमी क्या है, कई लोगों के पास क्या नहीं होते हैं, अपने स्वयं के फ़ोन, निजी फ़ोन भी नहीं होते। तो इस विधि का सबसे अवगुण यही है। ठीक है, ओके।